आज का हमारा टॉपिक है परामर्श यानी काउंसलिंग। परामर्श, इससे पहले भी मैं आपको निर्देशन एंड गाइडेंस पर एक वीडियो दे चुकी हूँ। ये जो वीडियो है ये इसमें 2016, 2017, 2018 में इसके बहुत से प्रश्न हैं वो आए हैं, इसलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें ये परामर्श जो है ये इस प्रक्रिया में अगर हम देखें, सबसे पहले तो हमें परामर्श का अर्थ, परिभाषा यानी मीनिंग एंड डेफिनेशन आपको देखना पड़ेगा। तो परामर्श को एक ऐसी प्रक्रिया माना जाता है जिसमें केवल दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। इसमें दो व्यक्ति होते हैं और ये दोनों ही व्यक्ति होते हैं वो एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में होते हैं। इनमें एक व्यक्ति ऐसा होता है जो परामर्श देने वाला होता है और एक व्यक्ति वो होता है जो परामर्श लेने वाला होता है। परामर्श देने वाले व्यक्ति को परामर्श दाता कहते हैं और परामर्श ग्रहण करने वाले व्यक्ति को सेवार्थी कहा जाता है। और इसका जो ये दोनों ही व्यक्ति होते हैं यही परामर्श की प्रक्रिया में सहयोगी होते हैं। इसमें जो परामर्श देने वाला व्यक्ति होता है वो सेवार्थी की समस्या का समाधान करने के लिए उसकी सहायता करता है। तो एबिंसन है, मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने कहा है इसकी को परिभाषित इस प्रकार किया है कि परामर्श है दो व्यक्तियों के संपर्क की उन सभी स्थितियों का समावेश करता है जिसमें एक व्यक्ति को उसके स्वयं के वातावरण के बीच प्रभावकारी समावेशन प्राप्त करने में सहायता की जाती है। एबिंसन यही कहते हैं कि वातावरण, जिस वातावरण में सेवार्थी रहता है उसके उसी वातावरण के बीच में उसे बेहतर समावेशन करने के लिए जो सहायता दी जाती है वो परामर्श के अंतर्गत दी जाती है। और सहायता देने वाला कौन होता है? परामर्श देने वाला, परामर्श दाता। ठीक है। तो परामर्श के अब हम बात करेंगे परामर्श के उद्देश्य की, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ काउंसलिंग। परामर्श के उद्देश्य अगर देखें कि तो पहला तो उद्देश्य ये है कि उपबोध का विकास करना। उपबोध यानी सेवार्थी का विकास परामर्श का पहला उद्देश्य होता है। चाहे कोई परिस्थिति किसी भी प्रकार की हो, लेकिन उपबोध या सेवार्थी को उस परिस्थिति से बाहर निकालना ही परामर्श का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है। दूसरा है उपबोध को जानना, जिसको हम समाधान करने जा रहे हैं, जिसकी समस्याओं का हम समाधान करने जा रहे हैं, उस बोध को जानना भी परामर्श का एक उद्देश्य होता है कि उसके अंदर कैसी इच्छाएं हैं दमित हो गई हैं और किन कारणों से वो समस्या से ग्रसित हो गया है। उन दमित इच्छाओं को जानना, या फिर वो कौन से अवरोध कारक हैं जिसके कारण वो सामान्य व्यवहार नहीं कर पा रहा है। तो उन सभी के आधार पर उपबोध को जानना परामर्श का दूसरा उद्देश्य माना जाता है। तीसरा आता है उपबोध के अभिप्रेरकों को समझना। उपबोध के कई अभिप्रेरक होते हैं, किस नेगेटिविटी में या किस पॉजिटिविटी में वो रह रहा है, किस कारण से उसके अंदर समस्याएं का समाधान करने की क्षमता कम हो रही है। सेवार्थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी अवहेलना हो रही है। सेवार्थी की अवहेलना भी नहीं करना है। एक परामर्श का उद्देश्य ये भी है कि सेवार्थी चाहे कैसा भी हो उसकी इच्छाओं को, उसकी समस्याओं को हमें शांति से सुनना है और उसको किसी भी प्रकार से अवहेलना नहीं करना। तो उपबोध के अभिप्रेरकों को अच्छी प्रकार से समझना परामर्श की प्रक्रिया का तीसरा उद्देश्य माना जाता है। अब हम बात करेंगे परामर्श का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ काउंसलिंग। इम्पोर्टेंस की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहला इम्पोर्टेंस ये है कि बालक का अपनी क्षमताओं और योग्यताओं का ज्ञान हो जाता है। परामर्श की प्रक्रिया के आधार पर ही जो भी सेवार्थी है या बालक है उसको अपनी योग्यताओं और समस्याओं का ज्ञान हो जाता है। क्योंकि जहाँ तक देखा गया है कि लोगों को अपनी क्षमताओं और योग्यताओं का यही जानकारी नहीं होती है, इससे समस्या है ज़्यादा जटिल होती जाती है। इससे सबसे पहले तो किसी भी व्यक्ति को अगर हमें उसकी काउंसलिंग करनी है तो उसे उसकी क्षमताओं और योग्यताओं की जानकारी देना होगा। दूसरा आता है कि वातावरण, अपनी समस्याओं से संबंधित वातावरणीय परिस्थितियों का उसे ज्ञान हो जाता है कि किस उसका वातावरण कैसा है, उसकी परिस्थितियाँ कैसी हैं, किस तरह से उसे अपनी जो संबंधित परिस्थितियाँ हैं उनमें सर्वाइव करना है। तो उसे अपनी परिस्थितियों का ज्ञान भी हो जाता है परामर्श के द्वारा। तीसरा आता है कि बालक स्वनिर्णय लेने में सक्षम हो जाता है और उसकी शंकाएं दूर हो जाती है।
परामर्श की प्रक्रिया जैसा मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि सेवार्थी की सहायता करना है, जिससे कि वो स्व निर्णय लेने में सक्षम हो सके, और साथ ही साथ अपनी उसकी जितनी भी भ्रम की स्थितियाँ हैं, जितनी भी शंकाएँ हैं, वो स्वयं ही स्वतः दूर हो जाएँ। क्योंकि जैसे ही उसको अपनी योग्यताओं का ज्ञान होता है, अपनी क्षमताओं का ज्ञान होता है, तो धीरे धीरे उसके जो भ्रम के बादल हैं वो छटने लगते हैं और उसकी शंकाएँ भी दूर होने लगती हैं। नेक्स्ट आता है इसमें इसी के अंतर्गत कि मंदबुद्धि बालकों को सीखने में भी सहायता मिलती है। परामर्श का महत्व इसलिए भी माना जाता है, केवल ये प्रतिभाशाली या औसत बुद्धि के बच्चों के लिए उपयोगी नहीं होता है, बल्कि मंदबुद्धि बालक होते हैं उनको भी इसके माध्यम से सीखने में मदद मिलती है। और नेक्स्ट है कि छात्रों को रचनात्मक कार्यों के अधिगम के लिए भी प्रेरित किया जा सकता है। परामर्श के द्वारा बहुत से बच्चे हैं, उनमें बहुत क्रिएटिविटी होती है, उससे और उनको जिसके आधार पर उनको रचनात्मक कार्यों के लिए प्रेरित किया जा सकता है। और यही भी परामर्श का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि सेवार्थी को रचनात्मक कार्यों की ओर अग्रसर करना। अब हम बात करेंगे परामर्श के प्रकार, यानी टाइप ऑफ काउंसलिंग। ये भी 2017 में आया है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, 2018 में भी है, 2029 में भी आया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसमें आता है कि मनोवैज्ञानिक परामर्श। परामर्श कई प्रकार का होता है, जिसमें मनोवैज्ञानिक परामर्श है, दूसरा आपका व्यक्तिगत परामर्श। मनोवैज्ञानिक परामर्श जो है वो मनोवैज्ञानिक समस्याएं होती हैं, जैसे कुंठा है, तनाव है, फ्रस्ट्रेशन में है, जो कि आजकल इसमें सैकड़ों बच्चे जा रहे हैं। तो उन ऐसी समस्याओं के बारे में, उन समस्याओं से बाहर निकलने में मनोवैज्ञानिक परामर्श से मदद करता है। दूसरा व्यक्तिगत परामर्श में हर बच्चे की या सेवार्थी की कुछ अपनी व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं, जिनको वो दूसरों के साथ में शेयर नहीं कर पाता है सबके साथ में। तो ऐसी समस्याओं में से एक सेवार्थी को परामर्शदाता ही मदद कर पाता है। तो ये इसमें बच्चों की व्यक्तिगत जो है समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए ये परामर्श दिया जाता है। तीसरा आता है नैदानिक परामर्श। ये नैदानिक परामर्श ज़्यादातर चिकित्सा से संबंधित होता है। बहुत सी बीमारियां होती हैं, उनमें उपचार से पहले उसके बचाव के बारे में बताया जाता है। तो ये बहुत सी हमारे यहाँ ऐसी बीमारियां हैं जो कि जिसमें उपचार के अपेक्षा बचाव को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो जैसे कैंसर है, एड्स है, और आजकल कोरोना वायरस भी चल रहा है। तो इन बीमारियों में ज़्यादातर ऐसी समस्याएं होती हैं जिसके कारण ये बीमारियां लाइलाज मानी जाती हैं, और उनके लिए बताया जाता है कि किस तरह की स्थितियाँ अपनाकर व्यक्ति को इनसे बचा जा सकता है। तो इसलिए नैदानिक परामर्श इसमें होता है। चौथा वैवाहिक परामर्श है। विवाह संबंधी भी समस्याएं हैं, पति पत्नी के बीच में बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनके कारण उनके संबंधों में दरार आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में उनके संबंधों को बनाए रखने के लिए भी वैवाहिक परामर्श दिया जाता है। उसके बाद आता है इसमें मनोचिकित्सात्मक परामर्श। इसमें जो है मनोचिकित्सात्मक परामर्श में मन संबंधी समस्याएं हैं, जो मन की कुंठाएं होती हैं, उनको दूर के लिए चिकित्सा के माध्यम से इसमें साइको ड्रामा वगैरह है, इसका प्रयोग करते हैं, और उसके माध्यम से इनको परामर्श दिया जाता है, जिससे कि मन में बनी हुई जो ग्रंथियाँ हैं आपस में धीरे धीरे कम हो सके, और उनकी अभिनय है चिकित्सा आदि के माध्यम से, साइको ड्रामा आदि के माध्यम से उसकी जो मन की ग्रंथियाँ हैं वो बाहर निकल सकती हैं। नेक्स्ट आता है व्यवसायिक परामर्श। ये उद्योग धंधे और श्रम संबंधी समस्याओं से संबंधित होता है। आजकल बहुत से बच्चों को यही समझ में आता है कि उन्हें क्या विषय लेने हैं, किस तरह के विषय से उन्हें अपने करियर के लिए कौन आगे उनके लिए लाभकारी होंगे, कौन से नहीं होंगे। उद्योग धंधे अगर कुछ लगाना है तो किस तरह के उद्योग धंधे उनके लिए उनकी सफलता का कारक बन सकते हैं। तो उसके लिए उन्हें व्यवसायिक परामर्श दिया जाता है। नेक्स्ट आता है शैक्षिक परामर्श। शैक्षिक परामर्श में छात्रों को दिया जाता है कि जो स्कूलिंग बच्चे होते हैं, स्कूल के बाद में उन्हें किस क्षेत्र में जाना है, इससे संबंधित ही उन्हें विशेष तौर पर विषयों का चुनाव करना पड़ता है। कई बार उनके विषय हैं इतने खराब गलत हो जाते हैं, जिसके कारण आगे उनके लिए करियर की कोई संभावनाएं नहीं रहती हैं। ऐसी स्थिति के लिए शैक्षिक परामर्श दिया जाता है। और 8वां आता है इसमें स्थानापन्न परामर्श, यानी कि प्लेसमेंट जो काउंसलिंग है,
जो किसी भी कंपनी में या किसी भी स्थान पर बच्चे को प्लेसमेंट करने के लिए स्थानापन्न परामर्श दिया जाता है कि उन्हें किस तरह की चीज़ें हैं, किस तरह का प्लेसमेंट चाहिए होता है और उसके लिए कौन कौन सी उनके लिए योग्यताएँ हैं वो हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग। काउंसलिंग में कुछ एजेंसियां होती हैं जो कि कोऑपरेटिव एजेंसी होती हैं जो कि परामर्श में सहयोग देती हैं। इनमें पहला आता है मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, दूसरा इसमें मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र है, तीसरा जिला चिकित्सालय है और चौथा डाइट। सबसे पहले हम बात करेंगे मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। इसकी स्थापना आचार्य नरेंद्र देव समिति की संस्तुति के आधार पर 1947 में की गई थी। ये राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ की ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजिकल नामक इकाई के रूप में कार्यरत है। इसका जो प्रमुख पदेन है वो निदेशक कहलाता है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के शिक्षकों को शिक्षण, निर्देशन और परामर्श प्रदान करने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से सक्षम बनाना है तथा छात्रों को व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत निर्देशन भी प्रदान करना है। दूसरा मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र है। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ने ही अपनी सेवाओं का विस्तार करने के लिए और इन सेवाओं का विकेंद्रीकरण करने के लिए मंडल स्तर पर मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र की स्थापना की है। इसका दायित्व है वो मंडल मुख्यालय के अधिकारी के नेतृत्व में संचालित होता है। इसके कुछ कार्य भी हैं मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र के। इसमें पहला है कि मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के कार्यों का मंडलीय स्तर पर सेवा प्रदान करना। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद है, उसका जो मंडल स्तर पर जो है कौन कौन से कार्य होंगे, किस तरह से किया जाएगा, ये मंडलीय स्तर पर सेवा प्रदान करता है। दूसरा है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज। परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों की परीक्षा के लिए मार्गदर्शन परामर्श देकर तैयार करना है। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा चलाई जाती है और इसमें पूरे देश के जो अच्छे प्रतिभाशाली छात्र हैं उनका चयन किया जाता है। उसके लिए जो परीक्षाएं होती हैं उन परीक्षाओं के लिए किस तरह से तैयारी करना है, किस तरह उनके लिए मार्गदर्शन देना और परामर्श देकर ऐसी परीक्षाओं के लिए को तैयार करने का कार्य ये मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र करता है। तीसरा इसका है छात्रों के व्यवसाय चयन हेतु परामर्श देना। छात्र को आगे चलकर किस तरह का व्यवसाय चुनना है उसके लिए भी ये परामर्श देने का कार्य करता है तथा छात्रों की मनोवैज्ञानिक समस्याओं के निवारण के लिए परामर्श देना। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र का एक महत्वपूर्ण कार्य व्यवसाय चयन के लिए भी परामर्श देना, इसका एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। चौथा इसके अंदर ये है छात्रों की मनोवैज्ञानिक समस्याओं के निवारण के लिए परामर्श देना। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र है एक कार्य ये भी करता है कि जो मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं सेवार्थी या छात्रों की उनको दूर करने के लिए, उनकी समस्याओं का निवारण करने के लिए भी उन्हें परामर्श प्रदान करता है। नेक्स्ट है इसमें पाँचवा विशिष्ट अवस्था वाले बच्चों को परामर्श देना। विशिष्ट अवस्था वाले बच्चे ज़्यादातर प्रतिभाशाली भी हो सकते हैं और इसके अलावा और भी विकलांग बच्चे भी इसमें शामिल होते हैं जिनकी अवस्थाएं विशिष्ट होती हैं, उन्हें हम विशिष्ट अवस्था वाले बच्चे कहते हैं। ऐसे बच्चों को परामर्श देने का काम भी ये मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र करता है। तीसरा इसमें है जिला चिकित्सालय। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में जिला चिकित्सालयों के जनपद में स्तर पर जो अध्यक्षता है उसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों की एक समिति होती है जो कि बाधितों को आवश्यक परीक्षण करती है और उन्हें प्रमाण पत्र भी देती है। यही समिति है वो बाधितों के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों की भी संस्तुत करती है और उसके आधार पर उपकरण जो है वो बाधितों को दिए जाते हैं। चौथा इसमें डाइट सेंटर आता है। डाइट की एक केंद्रीय अकादमिक संस्था के रूप में जिला स्तर पर कार्य करना होता है। ये प्राथमिक शिक्षा में सुधार का दायित्व है वो वहन करती है। धन्यवाद।